अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात का एक विश्लेषण करेंगे। आपको ये बताएंगे कि क्या इस मुलाकात में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बाजी मार ली है। ये मुलाकात दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुई और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मुलाकात को 10 से 12 नंबर दिए। 10 में से 12 नंबर देने का मतलब आप समझ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इससे शानदार मुलाकात हो ही नहीं सकती और वो उनसे अपने मुद्दों पर चर्चा करके खुश है। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप इस मुलाकात की तस्वीरों और इसमें चर्चा के दौरान तय हुई बातों का विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना इस मुलाकात में पूरी तरह से अमेरिका पर हावी रहा है। इस मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने चाइना पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को 10% कम कर दिया है। सोचिए, एक हाथ दे एक हाथ ले, और इसमें खुलकर बातें सामने है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चाइना पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को 10% कम कर दिया और अब अमेरिका के बाजार में चाइना के सामान पर 57% की जगह 47% टैरिफ लगेगा। बदले में चाइना ने 2 मुद्दों पर सहमति जताई। चाइना ने कहा है कि वो अमेरिका से सोयाबीन की खरीद को फिर से बहाल करने के लिए तैयार है। दूसरा, वो अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स का निर्यात करना भी जारी रखेगा। हालांकि ये निर्यात अगले 1 साल के लिए ही बढ़ाया गया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एक और मुद्दे को लेकर सहमति बनी है और वो मुद्दा है फेंटेनिल ड्रग का। अमेरिका का आरोप था कि चाइना से इस ड्रग की अवैध तस्करी हो रही है और इसकी वजह से अमेरिका ने चाइना पर फेंटेनिल को लेकर 20% टैरिफ लगा दिया था। लेकिन आज अमेरिका यहां भी झुक गया और उसने इस टैरिफ को 20% से घटाकर 10% कर दिया है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस मुलाकात को 10 में से 12 नंबर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका मैथ्स खराब है, वो बस खुशी का इजहार कर रहे हैं। सच क्या है? सच यह है कि इस बैठक में ट्रेड डील को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। अरे ट्रेड डील तो छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इतना तक नहीं कह पाए कि चाइना रशिया से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीद कर यूक्रेन युद्ध में उसकी मदद कर रहा है। एक बहुत बड़ी बात है, जिससे सवाल यह भी उठता है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप को डर था कि अगर उन्होंने कच्चे तेल की बात की तो चाइना नाराज हो जाएगा? और अगर वाकई में उन्हें ऐसा डर था तो सवाल ये भी है कि फिर राष्ट्रपति ट्रंप इस मुलाकात को 10 में से 12 नंबर कैसे दे रहे हैं? क्या ये मजाक नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप रशिया से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत की आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि भारत ऐसा करके यूक्रेन युद्ध में रशिया की मदद कर रहा है। उनके सहयोगी कहते हैं अमेरिका में कि भारत तो कच्चा तेल खरीद के इस युद्ध को कहीं ना कहीं आग लगा रहा है। लेकिन सवाल क्या है? वो ये है कि आप हम पर 50% टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन जो चाइना पूरी दुनिया में रशिया से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है, उस चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वो मुलाकात के कच्चे तेल का जिक्र तक नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग को 10 में से 12 नंबर दे देते हैं। रशिया भूल जाते हैं, यूक्रेन भूल जाते हैं, युद्ध भूल जाते हैं। देखिए, और इसकी जगह पूरी मुलाकात में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज में एक बड़ा अंतर नजर आता है। But he's a very tough negotiator. That's not good. हाथ मिलाते वक्त राष्ट्रपति ट्रंप जितनी भी बातें कहते हैं उन पर शी जिनपिंग की प्रतिक्रिया उनके लिए बहुत ज्यादा सहज नहीं होती। राष्ट्रपति ट्रंप की तुलना में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का व्यवहार और उनका बयान अमेरिका को एक बड़ा संदेश देकर जाता है और हमें लगता है कि इस संदेश को राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका ने भी समझा होगा। क्या दुनिया में एक बार फिर से न्यूक्लियर हथियारों की रेस शुरू होने वाली है? इसी हफ्ते दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण करने के बाद अब रशिया ने दुनिया के पहले ऐसे ड्रोन का भी सफल परीक्षण कर लिया है जिसे न्यूक्लियर रिएक्टर से चलाया जा सकता है। रशिया का कहना है कि एक अंडर वाटर ड्रोन जो ईंधन से नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से चलता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इससे रेडियो एक्टिव सुनामी भी पैदा की जा सकती है। रेडियो एक्टिव सुनामी का मतलब समझिए। इसका मतलब यह है कि इस अंडर वाटर ड्रोन में विस्फोट करके समुद्र के पास बड़े से बड़े शहर को डुबो दिया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है, सुनामी से
तहस नहस नष्ट किया जा सकता है और इस विस्फोट से समुद्र के सी फ्लोर में भी हलचल पैदा की जा सकती है। देखिए कैसे। और यह दावा रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद किया है। जिस वक्त इस न्यूक्लियर पावर्ड ड्रोन का परीक्षण हुआ, उस दौरान राष्ट्रपति पुतिन खुद इसकी निगरानी कर रहे थे। इस परीक्षण के सफल होने के बाद उन्होंने वैज्ञानिकों की टीम से भी मुलाकात की। पिछले 4 दिनों में यह दूसरा बड़ा परमाणु परीक्षण है जिसने पश्चिमी देशों को चिंता में डाल दिया है। और पश्चिमी देशों की यह चिंता स्वाभाविक है क्योंकि रशिया को यह अंडर वाटर ड्रोन किसी भी युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है। रशिया ने इसका नाम रखा है पोसाइडन, जिसे अनमैन्ड टॉर्पीडो भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, वो ये कि इसे समुद्र के अंदर ईंधन से नहीं चलाया जाता, बल्कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर से संचालित होता है। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि लॉन्च होने के बाद इस ड्रोन को ईंधन खत्म होने की चिंता नहीं रहती और ये न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से असीमित अनलिमिटेड दूरी तय कर सकता है। यह भी दावा रशिया कर रहा है कि एक बार लॉन्च होने के बाद यह समुद्र के अंदर कई दिन तक रह सकता है और घात लगाकर दुश्मन को अपना निशाना बना सकता है। इसे डिजाइन इस तरह से किया गया है कि इसमें एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर वॉरहेड यानी परमाणु हथियार है और मिसाइल भी फिट की जा सकती है। टॉर्पीडो जैसा दिखने वाला यह ड्रोन 20 मीटर लंबा है। सामान्य टॉर्पीडो के मुकाबले इसकी लंबाई 3 गुना से ज्यादा है। यह समुद्र की गहराई में 1 किलोमीटर तक रह सकता है और इसकी अधिकतम रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसका मतलब यह हुआ कि यह ड्रोन समुद्र के अंदर तक हाई स्पीड ट्रेन से भी तेज रफ्तार से अपने दुश्मन की तरफ बढ़ सकता है। इसके अलावा दावा है कि कोई भी डिफेंस सिस्टम इस ड्रोन को डिटेक्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि यह ड्रोन समुद्र में बहुत गहराई, जैसे कि हमने आपको बताया, 1 किलोमीटर नीचे जाकर ऑपरेट होता है। अब रशिया का कहना है कि इस ड्रोन से उसकी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मजबूत होगी, यानी अगर उसके न्यूक्लियर बेस नष्ट हो भी जाए तब भी वो समुद्र से जवाब दे सकता है। और यहां पश्चिमी देशों के लिए भी एक चुनौती खड़ी हो गई है। अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों को अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी या डिफेंस सिस्टम विकसित करना होगा जो इस न्यूक्लियर पावर्ड ड्रोन को रोक सके और समुद्री ढांचे को सुरक्षित रख पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ड्रोन के सफल परीक्षण के बाद अब दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की एक नई रेस शुरू हो सकती है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसका ऐलान भी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका भी अपने परमाणु हथियारों की टेस्ट करेगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों को बनाने की रेस शुरू हुई थी, तब दुनिया में डर और अस्थिरता का माहौल बढ़ गया था। उस वक्त इस रेस में अमेरिका हो, सोवियत संघ हो, सब कुछ भूल गए थे और हालात ये हो गई थी कि साल 1985 में पूरी दुनिया में 62,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हो गए थे। लेकिन बाद में परमाणु हथियारों की इस खतरनाक दौड़ को रोका गया और अमेरिका और रशिया ने अपने परमाणु जखीरे को सीमित करने पर सहमति एक बनाई और इसी वजह से आज दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या 12,000 पर पहुंच पाई। आपको ये तस्वीरें याद होंगी जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साल 2020 में भारत के दौरे पर आए थे और इसी दौरान दिल्ली में सीएए कानून के खिलाफ दंगे हो रहे थे। उस वक्त इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और दंगाइयों के खिलाफ कुल 753 एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में इन दंगों को लेकर 177 पेज का एक पूरा नया हलफनामा दायर किया है, जिसमें कई बड़े और चौंकाने वाले आरोप सामने आए। इनमें लिखा है, मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता भारत में मोदी सरकार के खिलाफ तख्ता पलट करना चाहते थे। इन दंगों के पीछे एक रेजिम चेंज ऑपरेशन था जिसके लिए एक साजिश रची गई थी और इस साजिश का मकसद था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचाना। हमारे देश में जब दंगे होते हैं तो इन दंगों को भुला दिया जाता है, किसी को सजा नहीं होती। अगर आप सड़क पर ट्रैफिक उल्लंघन कर दें तो आपका चालान कट जाएगा और आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन दंगे में कितने लोगों को सजा होती है। और आज आप 2020 के दिल्ली दंगों पर दिल्ली पुलिस का ये सनसनीखेज खुलासा देखिए, जिसमें दंगों के पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी बताई गई। यह हलफनामा उस मामले में पेश हुआ है
जिसमें इन दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई है और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मैं आपको एक एक करके बताती हूं कि दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में क्या दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले इसमें यह लिखा है कि ये दंगे जानबूझकर ऐसे समय पर कराए गए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आए हुए थे। याद होगा आपको। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साजिश रचने वाले लोगों का मानना था कि इससे इन लोगों को जो दंगे देश में कराए जा रहे थे, उन दंगों को एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तवज्जो मिलेगी। और हेडलाइंस क्या बनती? यही कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में है और इंडिया की राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ा कम्युनल दंगा हो गया है। और यही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की हेडलाइंस में तवज्जो पाने के लिए हर जगह सीएए कानून के खिलाफ बात की गई और फिर लोगों को उकसाया गया। इसी में यह लिखा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम ने चक्का जाम के मॉडल को अपनाया और इस विरोध प्रदर्शन का रूप देने की पहले कोशिश की कि ये लोगों का विरोध है, जबकि आरोप यह है कि इसकी आड़ में सही समय आने का इंतजार किया जा रहा था ताकि तख्ता पलट की साजिश को अंजाम दिया जा सके। आरोप है कि उस दौरान सरकार के खिलाफ तख्ता पलट के लिए 4 चरण बनाए गए थे, 4 फेजेस। इनमें सबसे पहले चरण में सीएए के खिलाफ विरोध के लिए अलग अलग समूह का गठन हुआ। दूसरे चरण में छात्रों संगठनों को इससे जोड़ा गया और प्रदर्शन स्थलों पर भाषण, प्रचार प्रसार की साजिश रची गई। तीसरे चरण में गुप्त बैठकें हुई, हथियारों को इकट्ठा किया गया और अंतिम चरण में जब सड़कों पर चक्का जाम, पुलिस से टकराव और दंगे हुए, तब सरकार के तख्ता पलट की पूरी कोशिश हुई। उस वक्त 16 जनवरी 2020 को शर्जील इमाम ने एक भाषण दिया जिसके लिए उनकी गिरफ्तारी भी हुई। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि अगर 5 लाख लोग संगठित होकर इकट्ठा हो जाएं तो वो भारत और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से हमेशा के लिए अलग कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत से अलग कर सकते हैं। और ये एक खतरनाक बयान था जिसमें शर्जील इमाम ने यह भी कहा था कि चिकन नेक का जो इलाका है, आपको याद होगा, ये बांग्लादेश को लेकर ये उनका बयान था कि चिकन नेक का जो इलाका है वहाँ मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है और अगर मुसलमान चाहें तो चिकन नेक से भारत को अलग किया जा सकता है। ये चिकन नेक बांग्लादेश के ठीक ऊपर वाली जगह आप देख रहे हैं, छोटी जगह जहाँ से भारत और नॉर्थ ईस्ट के बीच में पतली सी जगह बचती है। इसी के बारे में उसने कहा था कि यहाँ इतने मुसलमान हैं कि ब्लॉक कर दें तो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के इसी हलफनामे में एक और बहुत बड़ा आरोप है और इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के तख्ता पलट की झलक दिखती है। इसमें एक गवाह के हवाले से लिखा गया है कि जब उमर खालिद ने अमरावती में ये भाषण दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे के दौरान लोगों को सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत दिखानी होगी, तब इस भाषण के बाद दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेशन कमेटी रूम में रोज बैठकें होने लगी थी और इन्हीं गुप्त बैठकों में ये तय हुआ कि कैसे चक्का जाम होगा, कैसे दंगों की साजिश पर अमल होगा। हलफनामे में पुलिस जितने भी आरोप लगा रही है वो काफी गंभीर है। इनसे आप ये भी समझ पाएंगे कि अगर उस वक्त ये साजिश नाकाम नहीं होती तो भारत में भी वैसे ही हालात पैदा किए जाते जो बाद में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों में हुए। और ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको सीतामढ़ी की इस पवित्र भूमि के बारे में बताते हैं जहां कहा जाता है कि इस भूमि से माता सीता प्रकट हुई थी। इस बार बिहार में जिन मुद्दों का जोर है उनमें एक मुद्दा इस मंदिर का भी है जिसे आप बिहार का नया एम फैक्टर भी कह सकते हैं, मंदिर फैक्टर। ये मंदिर माता जानकी यानी माता सीता जी का है जिसका निर्माण इस सीतामढ़ी की भूमि पर हो रहा है। इसी साल जुलाई महीने में इस मंदिर के लिए नीतीश सरकार ने लगभग 890 करोड़ रुपए मंजूर किए और कहा जा रहा है कि इस मंदिर का मिथिलांचल की 58 सीटों पर सीधा असर पड़ सकता है। इस मंदिर को पुनौरा धाम भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि पुनौरा धाम वही पवित्र भूमि है जहां राजा जनक ने हल जोतते समय माता सीता को धरती से पाया था और माता सीता के जन्म के समय पूरी मिथिला नगरी उत्सव में डूब गई थी। ये भी कहा जाता है कि आज से लगभग 500 साल पहले तक मंदिर का ये स्थान एक जंगल में हुआ करता था, लेकिन इसके बाद अयोध्या से आए राम भक्त बिरबल दास इस भूमि पर पहुंचे और उन्होंने माता जानकी की पूजा अर्चना शुरू की। वैसे ये मंदिर उस रामायण सर्किट का भी हिस्सा है जो नेपाल के जनकपुर को इस मंदिर से जोड़ती है और नेपाल दावा करता है कि उसके जनकपुर में ही माता सीता धरती से प्रकट हुई थी।
आज हमने सीतामढ़ी की इस धरती से आपके लिए एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि माता जानकी का मंदिर बिहार के चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। उर्विजा कुंड सीतामढ़ी धाम, जिसमें माना जाता है कि माता सीता का यहीं पर वो सामने आई थी। और देखिए, सीतामढ़ी हमेशा माँ सीता के नाम से ही जुड़ा रहेगा और उनकी आस्था, उनके विश्वास, यहाँ पर इन गलियों में पगचिन्ह है माता सीता के। माता सीता का अर्थ क्या है? उनके पग थे, मर्यादा के उनके पग थे। अगर वो चिन्ह है तो वो शायद निस्वार्थ भाव से कोई क्या कुछ कर सकता है, इस बात के पग चिन्ह है। वो ऐसे पग थे जो ना वनवास में ठिठरे, ना ही वो अग्नि परीक्षा में। लेकिन एक अग्नि परीक्षा नेताओं की भी होने वाली है, तो इस कुंड से निकलकर सीतामढ़ी में लोगों के बीच पहुंचते हैं। जो यहाँ पर जानकी स्थान बन रहा है, सीता माता का मंदिर बन रहा है, उसको क्या सोचती हैं? उसको देखकर खुश हैं? बहुत खुश है हम लोग, बहुत ज्यादा। का सौभाग्य है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, गर्व की बात है हमारे सीतामढ़ी के लिए। बहुत उच्च स्थान पे जाएगा ये बिहार अभी। सबसे बड़ी बात है मिथिला धाम है। हाँ, हम वासी हैं यहाँ के, बिहार के। बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके हमें। बहुत अच्छा लग रहा है ये जान के कि यहाँ पे भी माँ जानकी का मंदिर खूब भव्य बनेगा, श्री राम जी के तरह। आस्था और व्यवस्था दो चीजें होती है। आपको लगता है कि मंदिर निर्माण से विकास हो जाएगा? आपके मन में ये बात आती है? जी होगा, होगा, जरूर होगा। रेलवे स्टेशन बनने जा रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे है। बगल में ही एयरपोर्ट बनेगा, बगल में है, हम लोग बहुत खुश है। अच्छे से यहाँ पे विकास अगर हो तो फिर काफी फायदा है। छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। सबसे पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान एक साथ आ गए हैं। ये तीनों मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। भारत को दहलाने के एक ही मकसद के लिए इन तीनों के अलग अलग रोल्स हैं। जैसे सबसे पहले एक एक करके आपको बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ISI के जरिए लश्कर, इस्लामिक स्टेट, खुरासान को पैसे दे रही है। लश्कर अपने मदरसों की मदद से पाकिस्तान के जेनजी युवाओं को जिहाद के लिए भर्ती कर रही है और आतंकी ट्रेनिंग के लिए जगह मुहैया करवा रही है। आईसिस खुरासान को जिम्मेदारी दी गई है कि इन पाकिस्तानी जेनजी युवाओं को आतंकवाद की ट्रेनिंग दे। आतंकवाद के सेंटर में अब तक का सबसे बड़ा गठजोड़ तैयार हो गया है। पाकिस्तान आतंक के इस गठजोड़ को दुनिया की नजर से छिपा रहा था, लेकिन अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान में ट्रेंड हुए एक आईसिस आतंकी को जिंदा पकड़कर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। उस खुलासे ने भारत के उस दावे को मजबूत कर दिया है जिसमें हम विश्व डंके की चोट पर कहते रहे कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में फैले आतंकवाद का एपिसेंटर है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ महीनों में जबरदस्त झड़पें हो रही हैं। कुछ हफ्ते पहले ही अफगानिस्तान के पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रहायशी इलाकों पर बम बरसाए थे। दो सेनाओं के बीच हुए इस युद्ध में भी पाकिस्तानी सेना के हाथ पांव फूल गए थे और उसने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। अब देखिए, अफगानिस्तान से चोट खाने के बाद पाकिस्तान ने अपने नए आतंकी गठजोड़ की मदद ली। उसने आईसिस खुरासान द्वारा तैयार किए गए आतंकियों की फौज की अफगानिस्तान में घुसपैठ करवाई। पाकिस्तान में तैयार हुए एक ऐसे ही आईसिस आतंकी को अफगान तालिबान ने जिंदा पकड़ लिया। इस आतंकी ने पाकिस्तान को कई बड़े खुलासे किए। पहला, पाकिस्तान में लश्कर के मदरसे, आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग कैंप है। दूसरा, आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए मदरसे में आए युवाओं को चुना जा रहा है। तीसरा, आतंकी ट्रेनिंग के लिए आईसिस के खूंखार आतंकवादियों को पाकिस्तान बुलाया गया। अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी इस आतंकी के कबूलनामे का एक वीडियो जारी कर रही है। इस वीडियो में सईदुल्लाह नाम के पाकिस्तानी आतंकी ने अपनी भर्ती से लेकर ट्रेनिंग से लेकर जिहाद के मिशन पर भेजे जाने की सारी जानकारी दी। उसने बताया है कि कैसे पाकिस्तान के सामान्य युवा को मदरसे में भर्ती किया जाता है, फिर जिहाद के नाम पर ब्रेन वॉश करके विदेशी आतंकियों से आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो देखिए, सईदुल्लाह ने अपने कबूलनामे में बताया कि वो पेशावर का रहने वाला है। पेशावर में लश्कर ने उसे अपने एक मदरसे में भर्ती किया जो तल्लीघी सेंटर के पास चौक एरिया में था।
पेशावर वाले मदरसे में जिहाद के नाम पर उसका ब्रेन वॉश किया गया। पेशावर से उसे बलूचिस्तान के क्वेटा ले जाया गया, जहां आईसिस के आतंकियों ने उसे आतंकी ट्रेनिंग की। क्वेटा में जिस आतंकी कैंप में उसकी ट्रेनिंग हुई वो भी लश्कर से जुड़ा हुआ ही एक मदरसा था। सैदुल्ला के मुताबिक आतंकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो पेशावर लौट आया और 3 महीने बाद उसे अफगानिस्तान के फर्जी पहचान पत्र के आधार पर जलालाबाद भेजा गया। जलालाबाद में सईदुल्ला को अलग अलग देशों से आए 20 अन्य आतंकियों से मिलवाया गया। ये सारे आतंकी अफगानिस्तान को दहलाने के मकसद से इकट्ठा हुए थे। पाकिस्तान के इस आतंकी ने कबूल किया है कि उसे आईसिस से आतंक की ट्रेनिंग मिली और उसे सीमा पार अफगानिस्तान पर हमले के लिए भेजा गया। कुछ इसी तरह के मोडस ऑपरेंडाई पाकिस्तान की भारत के खिलाफ भी होती है, जब वो पाकिस्तानी आतंकियों को अपने ट्रेनिंग कैंप में तैयार करके घुसपैठ के जरिए भारत में दाखिल करवाता है। हम आपको इस आतंकी के कबूलनामे सुनवाते हैं जिसने पाकिस्तान, लश्कर, आईसिस, खुरासान जैसे आतंकी संगठनों के गठजोड़ का पर्दाफाश कर दिया है। आज से राजस्थान और गुजरात सीमा पर भारत की तीनों सेनाओं का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। इस युद्धाभ्यास ने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। उनको डर है कि भारतीय सेनाओं ने कुछ बहुत बड़ा प्लान कर लिया है और उनसे लगती सीमाओं पर उनकी नेट प्रैक्टिस की जा रही है। इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है त्रिशूल, यानी भगवान शिव का सबसे खतरनाक अस्त्र। त्रिशूल युद्धाभ्यास में थल सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ मिलकर तालमेल के साथ युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस कर रही है। यह युद्धाभ्यास ऐसी परिस्थितियों की तैयारी करवा रहा है जिसमें तीनों सेनाएं बेहतर तालमेल से दुश्मन पर एक साथ हमला कर सके। तीनों सेनाओं का यह युद्धाभ्यास आज से शुरू होकर 11 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 22,000 भारतीय सैनिक हिस्सा लेंगे। इस युद्धाभ्यास में T-90 और अर्जुन टैंक, अटैक हेलीकॉप्टर्स, ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल सिस्टम, रफाल और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स, हेरॉन ड्रोन्स है, उनके साथ नौसेना के कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स जैसे युद्धपोतों की पूरी एक जो है फ्लीट है वो हिस्सा ले रही है। इस युद्धाभ्यास का मकसद पश्चिमी सीमा पर तीनों सेनाओं में तालमेल के साथ हमला करने की तैयारी करना भी है। यह युद्धाभ्यास राजस्थान और गुजरात सीमा से लगे सबसे संवेदनशील क्षेत्र में की जा रही है। इसमें सक्रीक के इलाके में सबसे खतरनाक युद्धाभ्यास होगा। पाकिस्तान के बीच, अगर आप देखें इस क्षेत्र को, भारत पाकिस्तान के बीच सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। इस युद्धाभ्यास के जरिए भारतीय सेनाएं पाकिस्तान को यह संदेश देना चाहती हैं कि सीमा पर किसी भी तरह सैन्य गतिविधि, आतंकी घुसपैठ का अंजाम बुरा होगा। इस बार का युद्धाभ्यास भारतीय सेना का सबसे खतरनाक एक्सरसाइज मानी जा रही है। इसकी वजह है कि सेना के सबसे जाबाज जवानों को भी युद्धाभ्यास करवाया जा रहा है। युद्धाभ्यास में स्पेशल फोर्सेस के जवानों की तैयारी करवाई जा रही है। युद्धाभ्यास में थल सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज, नौसेना के द मरीन कमांडो फोर्स यानी मार्कोस और वायुसेना के गरुड़ कमांडो हिस्सा ले रहे हैं। तीनों सेनाओं के इन कमांडोज को युद्ध की स्थिति में तालमेल बिठाकर एक साथ युद्ध लड़ने की तैयारी करवाई जा रही है। भारतीय सेनाओं का ये युद्धाभ्यास देखकर पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारत के गरजते टैंक, सैनिकों की कदमताल और फाइटर जेट की गर्जना सुनकर पाकिस्तानी सेना इतना डर गई है कि उसने अपनी कई इलाकों के एयर स्पेस को बंद कर दिया। पाकिस्तान ने डर के मारे 48 घंटों का नोटैब यानी नोटिस टू एयर मिशंस जारी किया है ताकि कोई फ्लाइट उनके एयर स्पेस से ना गुजरे।